हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत में जो सबसे बड़ा योगदान माना जाता है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का माना जाता है, और जो आईएनसी है उसकी स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी जो कि रिटायर्ड हुआ करते थे, जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको कि एओ ह्यूम भी कहा जाता है, इनके द्वारा 1885 में की गई। इसका पहला अधिवेशन जो था वो पुणे में किया जाना था, मगर पुणे में प्लेग फैले होने की वजह से इसकी अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 28 दिसंबर 1885 को किया जाता है। शुरू में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ कर रखा जाना था, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने सलाह दी और उनके सलाह पर जो है इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। उस समय जो वाइस राय हुआ करते थे वो डफरिन थे। इसका जो प्रथम अधिवेशन में अधिकतर लोग जो थे वो या तो वकील थे या पत्रकार थे। कुल मिला के 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। इसमें से बम्बई से ही जो है 38 मेंबर थे, और इसके जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और सचिव जो थे वो एओ ह्यूम थे। इसके जो प्रमुख सदस्य हैं वो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, आनंद मोहन बोस, रोमेश चंद्र दत्त हुआ करते थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि इसी समय इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन होना था। 1886 में इस संस्था को भी इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिला दिया जाता है। सर सैयद अहमद खान का इंडियन नेशनल कांग्रेस में कभी कोई संबंध नहीं रहा। बाल गंगाधर तिलक सदस्य होते हुए भी वो कभी अध्यक्ष नहीं चुने गए। ये जो पॉइंट थे ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, इसलिए बता दिए। कांग्रेस की स्थापना से संबंधित विवाद थे, जैसे कि सेफ्टी वॉल सिद्धांत। इसमें कई मत थे, कई सिद्धांत थे किस प्रकार से कांग्रेस की स्थापना होती है, क्यों होती है। तो लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित किया, और उसमें इन्होंने लिखा कि ये भारतीय जनता में पनपता जो असंतोष था 1857 की तरह उग्र रूप न धारण कर ले, इसलिए डफरिन की सलाह पर ह्यूम ने आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। दूसरा मत ये था कि कांग्रेस के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के हित पहले स्थान पर और भारत के हित दूसरे स्थान पर थे, और कोई कह नहीं सकता कि कांग्रेस अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति निष्ठा के प्रति ईमानदार नहीं रही, जो शुरुआती फेज था। इसमें जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसके कई चरण थे। राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रथम चरण है वो 1885 से 1905 तक कहा जाता है। इसको उदारवादी चरण कहते हैं। इसमें जो शहरी शिक्षित वर्ग था, इसमें इसका जो लक्ष्य था ये अनुनय विनय प्रतिवेदन ब्रिटिश हुकूमत के सामने जो अपनी मांगे थी उसको प्रस्तुत करना था। ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर पूरा भरोसा था। भारत में बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ फैली हुई थीं, जैसे कि सती प्रथा, नरबली, दास प्रथा, बहुपत्नी विवाह, बाल विवाह, इस तरह की बहुत सारी कुरीतियाँ थीं जिनके ऊपर अंग्रेज़ों ने कानून बनाए थे। तो जो शिक्षित वर्ग था वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के साथ अपनी जो है सिंपैथी रखता था। जो प्रथम चरण था उसमें ये जो शिक्षित वर्ग था, अगर कहीं पर उसे कोई समस्या लगती थी तो वो उनको पत्र लिख करके, पत्र के माध्यम से जो है उनको अवगत कराना चाहता था कि यहाँ पर भी काम किया जा सकता है। प्रथम चरण धर्मनिरपेक्ष रहा। सभी धर्मों के लोग थे। कांग्रेस के लिए समर्थन प्रदान करने के लिए लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, और इंडिया जो है नामक एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया। ये काम लंदन में हो रहा था। कांग्रेस समय समय पर शिष्टमंडल जो था अपना वो लंदन भेजती थी, जो कि जा कर के वहाँ पर मिला करता था, पार्लियामेंट में भी और बाकी अन्य प्लेटफॉर्म पर भी। नौरोजी द्वारा धन के निष्कासन का जो सिद्धांत था
उसको लाया गया। राणा डे द्वारा भारतीयों को आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व को समझाने का प्रयत्न किया गया। आर.सी. दत्त द्वारा भारत का आर्थिक इतिहास नामक किताब पुस्तक लिखी गई और इस वजह से जो है इस दौर को आर्थिक राष्ट्रवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। युवा पीढ़ियों का इसमें समर्थन नहीं प्राप्त था। डरफिन ने राष्ट्रद्रोहियों की संस्था बाद में इसे कहा। उग्रवादियों ने में दो जो है विरोधी भावनाएं विद्यमान थी उदारवादियों में। पहला प्रथम देशभक्त और द्वितीय राजभक्ति। तो एक तो देशभक्ति वाला भावनाएं थी जो अपने देश के प्रति ज़्यादा सोचते थे, दूसरा राजभक्ति जो कि ब्रिटिश सरकार के बारे में ज़्यादा सोचते थे। इस तरह का रहा और ये जो चरण था ये पूरी तरह से असफल माना गया। इसके बाद जो द्वितीय चरण होता है वो उग्रवादियों का चरण है, जहाँ पर कांग्रेस के भीतर एक नया गुट आता है और उदारवादी नीतियों की यहाँ पर आलोचना की जाती है और इसी को गरम दल कहा जाता है। इसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और जो है बलचेंद्री पाल, ये सभी लोग थे जिनको लाल बाल कहा जाता है और लाल बाल पाल कहा जाता है। इन्होंने स्वराज के प्रति अपना सबसे पहला जो है सबसे प्रमुख उद्देश्य इसको बनाया। इसकी वजह ये थी कि अनुनय विनय जो नीति थी उसके ऊपर अंग्रेज बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे और इस वजह से असंतुष्टि पनप रही थी। सरकार द्वारा जनता को भड़काने वाली नीतियां थीं, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, विश्वविद्यालय अधिनियम, बंगाल विभाजन आदि ने कहीं न कहीं भारतीय भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो रहे थे, जैसे इटली का इथोपिया से पराजित हो जाना 1895-96 में, जापान द्वारा रूस को पराजित करना 1904-1905 में। इसके अलावा आयरलैंड, चीन व तुर्की आदि में होने वाले बहुत सारे जन आंदोलन थे और इससे जो यूरोपीय हैं ये अपराजेय हैं, ये वाला जो मिथक था वो पूरी तरह से टूट गया। 1896 से 1900 तक भयंकर अकाल पड़ा और 1903 में दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया, भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिससे भारत में बहुत ज़्यादा असंतोष पैदा हुआ। तिलक व राष्ट्रवादी नेताओं ने जो है राजद्रोह का मुकदमा लगा करके लंबे कारावास किए गए और इसके बाद जो विचारधारा व कार्य पद्धति हुआ करती थी, इनका विश्वास ये था कि भारतीयों की जो मुक्ति है वो स्वयं के प्रयत्नों से होगी, अंग्रेजों की कृपा से नहीं होगी। तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे ले करके रहूँगा। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, स्वदेशी अपनाने व शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया जाने लगा। राष्ट्रीय शिक्षा का पर बल कि वहाँ पर अपने जो लोग थे, वो जो धनाढ़ लोग थे, वो अपना स्कूल खोलते थे और वहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाए। तिलक द्वारा 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव ने जो है राष्ट्रवाद की पहचान जो है हिंदुत्व की भावना में की। यहाँ पे धर्म को राजनीतिक रूप में राजनीतिक जो है अस्त्र के रूप में प्रयोग किया गया। धर्म को असहयोग, धरना प्रदर्शन, अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन, हड़ताल, बहिष्कार, प्रदर्शन का और बहुत सारे प्रदर्शन और प्रयोग किए जाने लगे। सर गुरदास बनर्जी ने बंगाल राष्ट्रीय परिषद, पंजाब में डीएवी कॉलेज और डीएवी आंदोलन और बहुत सारे गुप्त संस्थाएं भी स्थापित की गईं। अब यहाँ पर हुआ ये कि तिलक ने जो गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव शुरू किया था, इसने कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। जब हिंदू एक साथ निकल करके और अस्त्र शस्त्र के साथ आएगा तो वहाँ पर जो माइनॉरिटी ग्रुप होगा वो कहीं ना कहीं उसको एक डर लगेगा और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आगे चल करके मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और 1907 में जो है जो कांग्रेस थी उसका विघटन हो जाता है। उदारवादियों ने सूरत विभाजन होता है जिसमें उदारवादी और गरम दल जो है अलग हो जाते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन
कर्जन के काल में ब्रिटिश साम्राज्य के बाद ये सबसे बड़ा जो है बंगाल विभाजन राष्ट्रवाद पर किया गया सबसे बड़ा प्रहार माना जाता था। इसका तात्कालिक कारण ये था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सभी जो है प्रशासनिक असुविधा का कारण बताया गया। ये एक बहुत बड़ा राज्य था। जो बंगाल था उसमें बिहार भी था, उड़ीसा भी था और बंगाल तो था ही था। तो इसमें लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ पर जो उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना थी वो भी बहुत ज़्यादा थी और इस राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने और विघटित करने के लिए बंगाल विभाजन को किया गया। बंगाल विभाजन में मुस्लिम संप्रदाय उभरने लगा और इसमें 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है। 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल कलकत्ता से बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है। 16 अक्टूबर 1905 से पूर्वी व पश्चिमी बंगाल का विभाजन किया जाता है। पूर्वी बंगाल व असम को मिलाकर के एक नया प्रांत बना दिया जाता है। अन्य 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया जाता है इसके उपलक्ष्य में, जिसमें लोगों ने उपवास रखे, वंदे मातरम व अन्य देशभक्ति गीत गाए जाने लगे। एक दूसरे को राखी बांधी गई हिंदू मुस्लिमों ने और 1905 में बनारस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। स्वदेशी बहिष्कार का प्रचार किया गया। तिलक ने बम्बई व पुणे, अजीत सिंह व लाला लाजपत राय ने पंजाब, उत्तर प्रदेश, सर सैयद हैदर रजा ने दिल्ली, चिदम्बरम पिल्ले ने और आनंद चारू ने मद्रास, वैलेंटाइन चिरोल ने तिलक को अशांति का जनक भी कहा। विदेशी वस्त्रों के साथ स्कूल, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया जाने लगा। अनुशीलन समिति पहली क्रांतिकारी संस्था जो कि वारिंद कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, पी मिश्रा के नेतृत्व में स्थापित की युगांतर नामक संगठन और एक पत्र भी प्रकाशित हुआ। अश्विनी कुमार दत्त द्वारा स्वदेश बांधव समिति का गठन किया जाता है और टैगोर का अमार सोनार बांग्ला 1971 में, जो कि बांग्लादेश का एक राष्ट्रगान बनता है, उसकी रचना करते हैं। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना होती है। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय की सफलताओं ने इस पर बल दिया कि जो है कि भारतीयों के अंदर भी प्रतिभा है। पहली बार महिलाएं और युवा आंदोलन में शामिल हुए। किसानों व मुस्लिमों की भागीदारी भी बढ़ने लगी। सांप्रदायिक व धार्मिक रीति रिवाज, त्यौहार और संस्थाओं का जो सहारा जो है के सहारे जो धार्मिक चरित्र था वो कहीं ना कहीं जो बहुसंख्यक वर्ग था उससे जो मुस्लिम वर्ग था वो कहीं ना कहीं उसमें डरने लगा और इस वजह से जो मुस्लिम था वो इसमें शरीक नहीं हुआ, सम्मिलित नहीं हुआ। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। जो उच्च वर्गीय मुसलमानों ने कांग्रेस से पृथक होकर एक अलग संगठन बनाया और शिमला में मिंटो से आगा खां के नेतृत्व में जाकर के एक गुट जाकर के वहाँ पर मिलता है और मोहसिन उल मुल्क उस समय जो है उनके साथ हुआ करते थे। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। इसमें समी मुल्ला और मोहसिन उल मुल्क जो है इसके संस्थापक थे और आगा खान इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं। इससे मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ने लगी। 1908 में अमृतसर अधिवेशन में अलग निर्वाचन की मांग के लिए एक मंडल जाता है और 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में मुस्लिमों के लिए जो सीट होती है वो पृथक कर दी जाती है। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है 1906 में, जहां पर चरमपंथी और जो इसमें नरमपंथी और गरमपंथी जो दल थे उनके बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है और दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष चुन करके इस विवाद को किसी तरह से समाप्त किया जाता है। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग इसी समय प्रस्तुत की थी। अगला नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।